बच्चों क्वेश्चन 1 के बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। तो बच्चों इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें मॉड एक से ज़्यादा मॉड्स होते हैं तो उनको क्या हमें एक्स की अलग अलग रेंजेस के लिए ब्रेक करके सिंपल फंक्शन बनाना चाहिए। पहले ये जो मैं काम पहले करूँगा इसको ब्रेक करके सिंपल फंक्शन को तोड़ने का, ये काम आप लोग एग्जाम में रफ वर्क में करेंगे। और फंक्शंस को तोड़ने के बाद जो फंक्शन की नई डेफिनेशन निकल के आएगी वो डेफिनेशन के साथ फिर क्वेश्चन की एग्जाम के अंदर शुरुआत करेंगे। एक बार देखते हैं। देखिए फंक्शन है एफ एक्स, ये जो मैं काम अभी कर रहा हूं ये आपका रफ वर्क होगा, ठीक है। ये जो है रफ वर्क है। पहले हम लोग फाइनल फंक्शन की डेफिनेशन निकालेंगे विद प्रॉपर रेंजेस ऑफ एक्स। उसके बाद आप फेयर काम या एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो ये रफ वर्क है, मैं लिख देता हूं। इसमें क्या करते हैं बच्चों कि जब भी जैसे मॉड ऑफ एक्स है या मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 है तो इसको हमें कैसे मालूम चलेगा कि एक्स की क्या रेंज हमें लेनी है। तो जनरली क्या करते हैं, मॉड एक्स को 0 रखिए। तो एक्स 0 एक पॉइंट मिल गया हमें जिसमें हमें फंक्शन को एक्स की रेंजेस के लिए ब्रेक करना होगा। दूसरी चीज लेते हैं मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस विल गिव यू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। तो हमारे पास दो पॉइंट आ गए, एक तो आ गया एक्स 0 और एक आ गया एक्स माइनस 1। सपोज करो आपके पास कोई फंक्शन आ गया मॉड ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसको आपको ब्रेक करना पड़ गया। इस तरह के मान लो और भी कॉम्बिनेशन आ गए मॉड ऑफ सी एक्स माइनस डी, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे आप, पहले इसको 0 के इक्वल लिखोगे, एक्स इज इक्वल टू आ गया माइनस बी अपॉन ए। दिस विल गिव यू वन रेंज, वन पॉइंट जहां से आपको इस फंक्शन को चेक करना है कि इसके लेफ्ट में फंक्शन की क्या वैल्यू आ रही है और राइट में क्या वैल्यू आ रही है। सिमिलरली आप इसको तोड़ोगे x इज इक्वल टू डी बाई सी पर। तो इस तरीके से करके आप लोग बेटा समझोगे कि कोई भी, जैसे यहाँ इस एग्जांपल में मॉड x माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 आ गया, एग्जाम में कोई और कॉम्बिनेशन आ सकता है। तो आपको करना क्या है, मॉड के अंदर जो वैल्यू है उसको इक्वल टू 0 करना है और x की एक वैल्यू निकालनी है। इस वैल्यू के अराउंड आपको फंक्शन को ब्रेक करके अलग अलग रेंजेस में चेक करके और फिर नई डेफिनेशन निकालनी है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये भी आपको रफ के लिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ मुझे पॉइंट मिले थे x इज इक्वल टू 0 और माइनस 1, ठीक है। तो मैं चेक करूंगा कि जब x माइनस 1, पहले माइनस 1 है फिर 0 है, तो x लेस देन माइनस 1 होता है तब फंक्शन किस तरीके से निकल के आएगा। देखिए x लेस देन माइनस 1 है तो ये मॉड ऑफ x क्या होगा, माइनस x, क्योंकि x नेगेटिव वैल्यू कैरी करेगा। जब x नेगेटिव वैल्यू कैरी करेगा तो मॉड x शुड बी पॉजिटिव। तो x के अंदर एक नेगेटिव वैल्यू है तो उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लगा देंगे तो मॉड x की वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी। सिमिलरली मॉड ऑफ x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, ये भी नेगेटिव होगा बिकॉज x लेस देन माइनस 1 है तो x प्लस 1 की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो इसमें भी एक एक्स्ट्रा माइनस साइन लगेगा तो ये बन जाएगा, ये माइनस साइन ये वाला है, मॉड ऑफ x प्लस 1 बनेगा आपका माइनस ऑफ x प्लस 1, ठीक है। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, वी आर लेफ्ट विथ माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो क्या समझ में आया, फॉर x लेस देन माइनस 1 फंक्शन की वैल्यू आ रही है 1, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं, इफ x इज लेस देन माइनस 1 एफ एक्स इज इक्वल टू 1। ये एक चीज हो गई। अब देखते हैं जब x की वैल्यू माइनस 1 के इक्वल है तब क्या होता है। जब x माइनस 1 के इक्वल होगा तो ये तो 0 हो गया और ये कितना हो गया 1। इफ x इज इक्वल टू माइनस 1 तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा 1, ठीक है। अब देखते हैं इफ x इज इक्वल टू इफ x इज ग्रेटर देन माइनस 1 तभी क्या होता है। जब x माइनस 1 से बड़ा है यानी कि 0 1 2 3 इस तरीके से, तो यहाँ बच्चों ये देखना पड़ेगा कि ये 0 से छोटा होना चाहिए क्योंकि हमारे पास सेकंड पॉइंट मिल गया 0 के ऊपर जाएंगे तो एक डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज मिलेगी। तो इसको हम लिखेंगे इसको लिखेंगे x इज ग्रेटर देन माइनस 1 बट लेस देन 0। तो इस सेट ऑफ रेंज के लिए क्या बनेगा, ये फंक्शन होगा माइनस एक्स
और ये बन जाएगा, सिंस -1 से 0 के बीच में जब x रहेगा तो x प्लस 1 पॉजिटिव रहेगा, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू -2x - 1। तो क्या निकल के आया, इफ x इज -1 से 0 के बीच में लाई करेगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या जाएगी, fx इज इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, ये सब रफ वर्क है, आपको रफ में करना है सारा काम। ठीक है बच्चों, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि इस तरह के कॉम्बिनेशन जब आ जाते हैं, ये सेम कॉम्बिनेशन आपको ना इंटीग्रेशन में भी मिल सकते हैं, या फिर एरिया अंडर इंटीग्रेशन होता है उसमें भी मिल सकते हैं। तो आपको बेसिकली मॉड फंक्शन को कैसे ब्रेक करते हैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये काम जनरली रफ में किया जाता है, और एक बार जब आपने फंक्शन को ब्रेक कर लिया फिर प्रॉपर रेंज के साथ में फंक्शन की डेफिनेशन आप लिख के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, वो मैं बताऊंगा अभी। फिर आप ये देखिए कि इफ एक्स इज क्या हमने देखा, -1 से कम है, -1 के इक्वल है, -1 से 0 के बीच में है, तो हमने देख लिया। अब देखते हैं x इक्वल टू 0 है तो क्या होगा। इफ x इज इक्वल टू 0 है तो ये 0 हो गया, ये हो गया कितना 1, तो -1 आ गया, तो फंक्शन बन गया -1। ठीक है बच्चों, यदि x इक्वल टू 0 है तो। अब x यदि 0 से ऊपर है, यानी कि x पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। इफ x इज ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव होगा x तो मॉड हट जाएगा, सिंपली x का x रहेगा। ये भी पॉजिटिव रहेगा तो सिंपल इसमें भी मॉड हट जाएगा, वैल्यू एज इट इज रहेगी, बन गया -1। तो क्या देखा कि यदि x 0 के इक्वल है या 0 से बड़ा है, दोनों ही केस में फंक्शन की वैल्यू -1 आ रही है। ओके, इतना काम आप रफ में कर लेंगे। उसके बाद जब प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे वो यहाँ से शुरुआत करेंगे। देखिए ठीक है, ये रफ सॉल्यूशन था, अब यहाँ से एग्जाम में एक्चुअली स्टार्ट करना है। ठीक है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, सॉल्यूशन 2। ये सॉल्यूशन है लेकिन ये रफ काम के लिए है। तो शुरुआत करेंगे ब्रेकिंग दी गिवन। बच्चों ध्यान रखना, बोर्ड के एग्जाम में सीबीएसई में आप किस तरीके से लिखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए। आपके लिखने में ही आपको मार्क्स मिल रहे हैं। आपका क्वेश्चन सॉल्व होके आंसर तो उसका 1 मिनट में निकाल सकते हो आप, बट वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैटर करेगा, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव तरीके से सॉल्व करने का वो आना चाहिए। तो ब्रेकिंग द गिवन फंक्शन विद प्रॉपर वैल्यू सेट फॉर x। fx की क्या डेफिनेशन निकल के आएगी बच्चों, fx इज इक्वल टू, जब देखिए -1 था या उससे नीचे था तो क्या था, ये वैल्यू थी। ठीक है, फॉर x लेस देन इक्वल टू पे क्या था बच्चों, इक्वल टू पे भी यही था। तो फॉर x लेस देन इक्वल टू -1 फंक्शन की वैल्यू आ रही थी 1, जस्ट 1। x लेस देन -1 या x इक्वल टू -1 पर फंक्शन की वैल्यू आ रही थी 1। ठीक है, फिर अगली रेंज क्या आई थी हमारी, x इज, ये तो लेस देन -1 तक अब आएगी, ग्रेटर देन -1 या लेस देन इक्वल टू पर लगता है ना, तो सिर्फ लेस देन आएगा यहाँ पर, लेस देन 0। देखो बच्चों, इक्वल टू -1 पे और लेस देन -1 पे ये वैल्यू आ गई, ग्रेटर देन -1 और लेस देन 0 पे ये वैल्यू आई थी -2x -1। ठीक है, अब यदि इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 है तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू थी -1। तो ये हमने फंक्शन को ब्रेक कर लिया। इसके जो डोमेन था, अच्छा इस फंक्शन का डोमेन क्या है, mod x माइनस mod ऑफ x प्लस 1। डोमेन का मतलब हो गया x की वो सारी वैल्यूज जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड है। तो x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे, रियल वैल्यूज में कोई सी भी वैल्यू पुट करोगे तो फंक्शन डिफाइन आ रहा है, तो इसका डोमेन क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज। तो उस डोमेन को हमने 3 पार्ट में ब्रेक कर लिया, लेस देन -1, ग्रेटर देन -1 और लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 0। इन तीनों सेट्स में तोड़ने के बाद हमने देखा कि फंक्शन की डेफिनेशन अलग अलग निकल के आ रही है। बाकी कोई भी वैल्यू लोगे वो इन किसी सेट में लाई करेगी। सपोज करो किसी ने लिया 10 तो 10 यहाँ लाई करेगा, किसी ने ले लिया -10 यहाँ लाई करेगा, किसी ने लिया -1/2 वो यहाँ लाई करेगा। ओके, तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है
जिसके लिए आप फंक्शन डिफाइन ना हो। यहाँ से आप शुरुआत करेंगे, ये काम आप रफ में कर लेंगे। अब इसके बाद आपको ये चेक करना है कि फंक्शन के पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ हैं। तो जनरली क्या करते हैं, इस तरह की जब डिफरेंट डोमेन को अलग अलग सेट में तोड़ते हैं तो जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, जैसे -1 से इक्वल या लेस पर फंक्शन की डेफिनेशन कुछ और है और -1 से ऊपर जाने पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो -1 पर आप लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे, सिमिलरली 0 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो लेट्स बिगिन। ओके, टेस्टिंग continuity for x is equal to -1, ठीक है। तो f at -1, f -1 कितना आएगा बच्चों, 1, ठीक है। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, L कैपिटल लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू -1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ fx। ध्यान से देखना बच्चों, इन छोटी छोटी चीज़ों को आप एग्जाम में यदि गलत नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स पूरे आएंगे। लिमिट x टेंड्स टू -1 फ्रॉम नेगेटिव साइड, ये क्या लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यूज होता है। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। अब fx में देखो कि कौन सी डेफिनेशन एप्लीकेबल होगी, लेस देन -1। अब -1 से ऊपर माइनस साइन लगा, मतलब क्या है, -1 से छोटी वैल्यूज लेके चलना है, तो -1 से छोटी वैल्यूज के लिए ये वैल्यू है, तो लिमिट 1। अब ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है और आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट, कांस्टेंट फंक्शन की जो वैल्यू है वही रहती है। ओके, तो इसकी लिमिट आ गई 1। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट निकालते हैं हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू -1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड fx is equal to limit x tends to -1 from positive side। पॉजिटिव साइड से करेंगे तो क्या आएगी, ये डेफिनेशन आएगी -2x -1। ओके, अब ये क्या एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो लिमिट क्या बन जाएगी, -2 -1 विच इज इक्वल टू 2 -1 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ गई और फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1, वो भी है, तो तीनों वैल्यूज इक्वल आ गई। तो हम लिखेंगे सिंस फंक्शन की वैल्यू f -1 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट, मैंने यहाँ लिख दिया है CON, लेकिन आप एग्जाम में पूरा कॉन्टिन्यूस लिख के आइएगा, एट x इज इक्वल टू -1, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या था हमारा, 0। सिमिलरली हम 0 पर चेक करेंगे, टेस्टिंग कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। तो f0 क्या है बेटा, x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू है -1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, वेट अ मिनट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड fx। अब 0 से लेस वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या है, -2x -1, तो ये हो गया लिमिट x tends to 0 from negative side and this is a polynomial function, तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, -1। x की जगह आप 0 रखेंगे तो वैल्यू आएगी -1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई -1। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x tends to 0 from positive side of fx, limit x tends to 0 from positive side of, अब 0 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, -1, ठीक है। तो ये हो गया कांस्टेंट फंक्शन है -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है, राइट हैंड लिमिट -1 है, फंक्शन की वैल्यू 0 पर -1 है, तो तीनों चीज़ें इक्वल है। अगेन ये सेम स्टेटमेंट रिपीट हो जाएगा, सिंस f0 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट,
देयरफॉर फंक्शन इज continuous at x is equal to 0. ओके, सिंस फंक्शन इज अच्छा, अब आप इसके बाद आपने ये देखा है कि जो टर्निंग पॉइंट्स थे उन वैल्यूज पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब टर्निंग पॉइंट्स के अलावा बाकी जो पूरे रियल वैल्यूज हैं उनमें चेक करना पड़ेगा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो क्या लिखोगे आप? फॉर x लेस देन -1 फंक्शन इज अ कांस्टेंट फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये आप लिखोगे एग्जाम में, मैं नहीं लिख रहा हूँ लेकिन आप लिखोगे एग्जाम में। फॉर x लेस देन -1 फंक्शन इज अ कांस्टेंट फंक्शन, फॉर x ग्रेटर देन 0 आल्सो फंक्शन इज अ कांस्टेंट फंक्शन, हेंस फॉर x greater than 0 and x less than -1 the function is continuous. For x lying between -1 to 0 function is a polynomial function and polynomial function is a continuous function in its domain. So hence this function is continuous at every point in its domain. So पूछा क्या था? Points of discontinuity. तो आप लिखेंगे there is no point of discontinuity of this function. Hopefully आप लोगों को समझ में आ रहा है सारे क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या है? सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इजकल टू कॉस एफ एक्स स्क्वायर इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो बच्चों ये एक कॉम्पोजिट फंक्शन है, ठीक है। इसको हम लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन को प्रूव करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। तो क्या करना है, इस फंक्शन को पहले हम ब्रेक करेंगे दो डिफरेंट फंक्शंस में। लेट जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, तो एफ एक्स क्या बन गया? तो एफ एक्स बन गया जी ऑफ एच एक्स, जी ऑफ एच एक्स, ठीक है। और हम लोगों ने कंपोजिट फंक्शन को कॉन्टिन्यूस प्रूव करने के लिए क्या थ्योरम सीखी है कि यदि अंदर वाला फंक्शन एच एक्स यदि x इज इक्वल टू सी पर कॉन्टिन्यूस है और बाहर वाला फंक्शन x इज इक्वल टू एच ऑफ सी पर कंटिन्यूस है तो ये फंक्शन कंपोजिट फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। तो हमें देखना है बेसिकली कि जो अंदर वाला फंक्शन है वो कंटिन्यूस है कि नहीं। फिर इस फंक्शन की जो रेंज है, एक तो होता है डोमेन, डोमेन मतलब x की वो सारी वैल्यूज जिन पर फंक्शन डिफाइंड है। रेंज क्या होता है? y की, ये y बोल सकते हैं, y की वो वैल्यू या hx की वो सारी वैल्यूज जो कि x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए निकल के आएंगी, उसको बोलते हैं रेंज। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या है बेटा? सेट ऑफ रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स का जब स्क्वायर करेंगे तो जो नंबर्स मिलेंगे वो भी सारे रियल नंबर्स ही होंगे। तो इस फंक्शन की डोमेन और रेंज दोनों ही सेट ऑफ रियल नंबर है। तो इस फंक्शन को, ये जो एच एक्स है, इसको हम प्रूव करेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो हम ये प्रूव कर पाएंगे कि ये फंक्शन एक कंटिन्यूस फंक्शन है। फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जी एक्स फंक्शन को जी एक्स मतलब कॉस एक्स फंक्शन को हम कंटिन्यूस प्रूव करेंगे फॉर एक्स इज इक्वल टू एनी जनरल रियल नंबर, या सारे रियल नंबर्स पे कॉस एक्स को कंटिन्यूस प्रूव करेंगे, ठीक है। तो उस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये फंक्शन कंपोजिट फंक्शन कंटिन्यूस है। तो बच्चों देखते हैं, पहले लिखते हैं एच एक्स को, एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। अब ये क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। और वैसे तो आप लोगों को पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं इन इट्स डोमेन, बट इसको हम प्रूव करेंगे। तो कैसे करेंगे? लेट सी बी एनी रियल नंबर, okay, let C be any real number, then HC is equal to what? C square, obviously, ठीक है। लिमिट x tends to C of fx, sorry hx, क्या होगा? ये होगा लिमिट x tends to C of x square which is equal to C square। तो यहाँ हमने देखा कि फंक्शन की वैल्यू और लिमिट दोनों ही सी स्क्वायर निकल के आ रहा है। हेंस बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन इन इट्स डोमेन, बिकॉज सी क्या है? एक एनी जनरल रियल नंबर, कोई पर्टिकुलर रियल नंबर नहीं लिया था हम लोगों ने। तो ये फंक्शन कैसा हो गया? कंटिन्यूअस फंक्शन। लिखेंगे यहाँ पर सिंस एच सी इज इक्वल टू
लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ hx, ठीक है, देयरफॉर hx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। एक चीज नाउ हम देखते हैं कि पहले लिखेंगे कि सिंस एक्स स्क्वायर की रेंज इज सेट ऑफ रियल नंबर, सिंस रेंज of x square is set of real numbers, okay, therefore if cos x is continuous for all real numbers, then we can conclude that cos of x square is a continuous function. Then we can conclude that cos of x square is continuous function if cos x is continuous for all real number. Now we will prove that cos x is continuous for all real numbers. कैसे करेंगे प्रूफ? देखिए क्या फंक्शन लिया था हमने? जी एक्स, राइट? तो जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ओके। नाउ लिखते हैं लेट ए बी एनी रियल नंबर, तो जी ऑफ ए क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ ए, ठीक है। नाउ लिमिट x tends to a of gx is what? Limit x tends to a of cos of x which is equal to cos of a. So again value of the function is equal to limit of the function, okay. So since ga is equal to limit of gx, x tends to a, therefore cos x is continuous function for all real numbers, ठीक है। तो hence we can conclude that by this understanding, if cos x is continuous for all real numbers, then we can conclude that cos of x square is continuous function, और we have proved that cos x is a continuous function. तो हम कह सकते हैं कि since hx is continuous and gx is continuous for all h of c, hence g of h, या fx is a continuous function. Since x square is continuous for all real numbers, also cos x is continuous for all real numbers, hence cos of x square is continuous